हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे पीटी 365 का इकोनॉमिक्स का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्वा कल्चर जो देखा था अर्थात जलीय कृषि के बारे में, और 7th यूनिट के अंतर्गत हम लोग चल रहे थे। और आज हम उसके आगे कवर करेंगे। जैसे आज हम लोगों को शुरू करना है अंतरदेशीय मत्स्यिकी से, शुरू करेंगे इनलैंड फिशरीज से। ये सारे हल्दी बोर्ड, नाबार्ड, आईसीएआर को कवर करेंगे आज की क्लास में। और साथ में 8th वाला यूनिट कंप्लीट करेंगे जिसमें माइनिंग और इंडस्ट्री रहेगा। ये पूरी कंप्लीट होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोग 1 से 2 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद कल हमारा इकोनॉमिक्स पीटी 365 का आखिरी लेक्चर होगा। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर देना फॉलो, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे भी फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, जहां पे पीडीएफ की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, साथ में क्लासेस की अपडेट मिलती है, और भी बहुत सारी क्वेरीज होती है जो मैं आपकी वहां पे डिस्कस करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा इनलैंड फिशरीज, अंतरदेशीय जो मत्स्य पालन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी चर्चा में क्यों आया? क्योंकि भारत ने अंतरदेशीय जल में जो मछली उत्पादन कर रहा था, उसमें चीन को पछाड़ते हुए शीर्ष देश बन गया, यानी दुनिया में पहला नंबर आ चुका है। लेकिन कुल मछली उत्पादन, चाहे उसमें समुद्री उत्पादन हो या अंतरदेशीय उत्पादन हो, इन दोनों के मामलों में भारत अब दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो चुका है, टॉप 3 देशों में। हालांकि कल मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी आपको मछली पालन के रूप में, लेकिन यहाँ पे आज हम केवल बात कर रहे हैं इनलैंड फिशरीज के बारे में। इनलैंड फिशरीज क्या होती है? जो सामान्यतः किसी देश के अंतर्गत जो नदियां होती हैं, झील होते हैं, तालाब होते हैं या वाटर बॉडीज होती है, उसमें जब आप मछलियों का उत्पादन करते हो, प्रबंधन करते हो, संरक्षण करते हो, तो उसे ही अंतरदेशीय मत्स्यिकी कहते हैं। इसमें समुद्री उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इनलैंड नहीं होता बल्कि कोस्टल रीजन होते हैं। तो हम केवल बात कर रहे हैं अंतरदेशीय उत्पादन में, और इसमें दुनिया में पहला स्थान हो चुका है भारत का। यहाँ पे 2 तरीकों से मछली पालन किया था। एक तो होता है डायरेक्ट मछलियों को पकड़ना, उसके लिए जो उपकरण वगैरह होते हैं उसमें झीलों नदियों में पकड़ा जाता है। दूसरा मत्स्य पालन, यानी कि कल्चर फिशरीज जो होता है, इसमें मछलियों का ब्रीडिंग होना, चारा प्रबंधन, इन सभी को एक नियंत्रित परिवेश में मत्स्य पालन किया जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो पिछले 9 वर्षों में आप देखोगे अंतरदेशीय मत्स्य उत्पादन दोगुना होकर 131 लाख टन पहुंच गया, अर्थात 2014 से ये कंपैरिजन किया जा रहा है 2023 तक का। यहां पर देखोगे कुछ और भी प्रकार होते हैं, जैसे टैंक और तालाब मत्स्य पालन गतिविधियों का प्रभुत्व यहां पर है। वहीं शीत जल मत्स्यिकी, यानी कि कोल्ड वाटर जो फिशरीज होती है, इसमें अगर हम बात करें तो हिमालयी राज्यों में भी किया जा रहा है। केज कल्चर, यानी छोटे और मध्यम आकार के जलाशयों में मत्स्य पालन को गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पश्च जल, यानी कि ब्रैकिश वाटर और सलाइन वाटर, इसका उपयोग मुख्य रूप से झींगा जलीय कृषि, यानी कि झींगा जलीय कृषि और बंजर भूमि को आर्द्र भूमि में बदलने के लिए भी किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो पश्च जल होता है, जो समुद्र से हट के जो अंदर लैगून के रूप में जल आ जाता है, जहां पर इनलैंड के रूप में इसकी क्वांटिटी हो जाती है, आर्द्र भूमि होती है, तो यहां पर इसका प्रोडक्शन होता है। वहीं सजावटी मछली पालन भी किया जाता है, और भारत में ऐसी मछलियों की लगभग 195 से अधिक प्रजातियां, जो आप लोग एक्वेरियम में देखते हो कलरफुल मछलियां, उन मछलियों को खाया नहीं जाता, वो केवल एक सजावटी तौर पर होती हैं, देखने में सुंदर लगती, खूबसूरती बढ़ाती हैं। और वहीं नदी मत्स्यिकी की बात करें तो रिवर रेचिंग का उपयोग देसी मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण में किया जा सकता है। तो ये टॉपिक आपका हो गया। और आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं इतना एफर्ट करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपके लिए लगा रहता हूं, लेकिन आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हो ना वीडियो को शेयर करते हो। बस आपने वॉच किया और आपको पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो कम से कम आप डिसलाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मेरे में पढ़ाने में कुछ कमी है या मुझे क्वालिटी कंटेंट और बढ़ाना चाहिए, तो मैं उससे और मोटिवेट होऊंगा। लेकिन आप लोग ना लाइक करते हो, ना डिसलाइक करते हो, ना शेयर करते हो, तो कम से कम अपना रेस्पॉन्स देंगे, वही मेरे लिए एक फीडबैक का काम करता है, जहां से मैं समझ पाता हूं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये बहुत जरूरी होता है, जो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। आगे बात करेंगे। यहां पर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको यूपीएससी के, विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज भी मैं होली के बाद कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। यूपी पीसीएस, आरओ एग्जाम्स, अदर स्टेट के लिए मैंने मेंस की सीरीज चला रखी है, आप उन्हें भी देख सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी मैंने शुरू की है, होली के बाद आपके 2 सब्जेक्ट लेके चलूंगा, दूसरा रहेगा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। तो यहां पर देखते हैं पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। ये आपकी एक नई जो है कि अब लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए चलाई जा रही है। पशुपालन डेयरी विभाग ने, पशुपालन डेयरी विभाग, जिसने हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की। पहली ये क्रेडिट गारंटी योजना है, जो कि मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है। इसने क्या किया, 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की, जो कि मुख्य रूप से एमएसएमई को प्रदान किए जाने वाले ऋण के 25% भाग का क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। जो एमएसएमई का होगा लगभग उसका 25% जो है कि यहाँ पे क्रेडिट गारंटी कवरेज किया जाएगा। 750 करोड़ रुपए के लिए इसकी धनराशि दी गई है।
और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना और पशुधन क्षेत्र में संलग्न जो एमएसएमई है उसे सुचारू रूप से ऋण प्राप्त हो सके। एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म लघु उद्योग। अब उद्योग में बहुत सारी चीजें पशुपालन से संबंधित हो सकती हैं, पशुधन से संबंधित हो सकती हैं, कपड़े उद्योग से संबंधित हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो जो पशुपालन में लगे हुए एमएसएमई है उनको ऋण प्रदान किया जा सके, इसके लिए 750 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है। तो पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अधीन होगी ये। अब यहाँ पे जो पशुपालन अवसंरचना विकास निधि है, जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है, इसके बारे में बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। जब 2020 में कोविड के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया था, उसके अंतर्गत है, जिसमें व्यक्तिगत उद्यमी या निजी कंपनी या एमएसएमई या किसान उत्पादक संगठन, इन सभी को स्थापित होने वाली कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसमें आप देखोगे कि क्या क्या रहेगा, दुग्ध प्रसंस्करण के लिए मूल्यवर्धित वैल्यू एडिशन की जा सकती है, मांस प्रसंस्करण के लिए वैल्यू एडिशन, पशु आहार के लिए, नस्ल सुधार के लिए, पशु चिकित्सा और औषधि उत्पादन के लिए, पशु फार्म के अपशिष्ट से धन प्रबंधन करना, यानी कि गोबर योजना जो है, यानी कि पशु का जो अपशिष्ट है उससे आप जो है कि धन प्रोड्यूस कर सकते हो। और ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जो प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता होगी, सब्सिडी, वो ब्याज में 3% की छूट भी दी जाएगी और परियोजना की कुल लागत 90% तक किसी भी अनुसूचित बैंक, सरकारी बैंक द्वारा प्रदान किया जा सकता है, आपको आराम से मिल जाएगा। पशुधन क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से आपके राज्य सूची का एक विषय होता है और 20वीं पशुधन जनगणना के बाद पशुधन जनगणना 2012 की तुलना में ये माना जा रहा है कि 4.8% की वृद्धि हुई, जिसमें डेयरी फार्मिंग हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, मछली पालन हो गया और मधुमक्खी पालन हो गया। ये सभी में अब टोटल वृद्धि 4.8% के आसपास देखने को मिलती है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चले कि श्वेत क्रांति के जनक जो कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, जिनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, और भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड भी इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी जो 2023 आई है रिपोर्ट, जो कि 2018-19 से लेकर 22-23 तक की डिटेल पर आधारित है। दुग्ध क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन जो श्वेत क्रांति होती है, जो कि उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पे है दुग्ध उत्पादन में, और राजस्थान सेकंड, मध्य प्रदेश थर्ड, गुजरात फोर्थ नंबर पे। ये प्रश्न आपके यहाँ से यूपी पीसीएस में बन सकते हैं, आरओ एग्जाम्स में भी बन सकते हैं। अंडे के उत्पादन में अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे तेलंगाना, चौथे पश्चिम बंगाल है। फिर मांस उत्पादन में अगर हम देखें गुलाबी क्रांति के अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश मांस उत्पादन में पहले स्थान पे, पश्चिम बंगाल सेकंड पर है। ऊन उत्पादन में देखेंगे तो पहले स्थान पे राजस्थान और दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर स्थित है। तो ये कुछ आंकड़े भी हैं बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी के। हालांकि मैंने इसको करंट अफेयर्स के अंतर्गत लिखवाया भी था, आप लोगों ने नोट भी किया होगा करंट अफेयर्स जब मैंने आपको यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम्स के लिए पढ़ाया था। तो यहां पर एक चीज और हमें नोटिस करते हुए चलनी पड़ेगी कि भारत में जो पशुधन क्षेत्रक है, जिसमें 4.8% की वृद्धि तो हुई है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस वृद्धि को और भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी है, जैसे निम्न प्रोडक्टिविटी। अगर आप देखोगे औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादन केवल 1172 किलोग्राम है, जो वैश्विक औसत का मात्र 50% है। यानी अभी इसको हम लगभग 2000 तक ले जा सकते हैं प्रति वर्ष उत्पादन करने के लिए। ठीक है, वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 1172 किलोग्राम, ये औसत है मवेशियों का। अब ये पूरे भारत का टोटल नहीं है। जैसे किसी एक मवेशी को आप देख लो, औसतन जो है कि आपके घर में अगर कोई एक गाय या भैंस है या कोई भी एक डांगर है, तो आप देखोगे कि वो अगर एक दिन में 20 लीटर दूध देता है तो 30 दिन में कितना दिया उसने, जो है कि 600 लीटर दूध दे दिया। ठीक है, और इस तरीके से आप देखोगे कि एक साल में उसने कितना दे दिया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो औसतन जो है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो केवल 1172 किलोग्राम ही दूध दे पा रहे हैं, जो कि वैश्विक औसत से बहुत कम है। फिर वहीं पशु आहार और चारे में कमी देखने को मिलती है। कुल पशुधन का लगभग 10.7% भाग भारत में है विश्व के अंतर्गत, लेकिन इनके भरण पोषण के लिए केवल विश्व का 2.3% ही क्षेत्रफल आता है हमारे पास। पशु स्वास्थ्य की बात करें तो विदेशी जो बीमारियां आ रही हैं, इनके साथ साथ जो है कि पशुधन की सुभेद्यता बढ़ती जा रही है। इनके प्रति जो है कि भारत सरकार किसी भी तरीके से अवेयर नहीं हो पा रही है, किसी भी तरीके से जो है कि अपडेट नहीं हो पा रही है। राज्य द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यानी कि कुल कृषि जीडीपी में पशुधन क्षेत्र का योगदान 25.6% है। अगर हम बात करें तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र पे किए जाने वाले जो सार्वजनिक व्यय वो केवल 12% ही है। अगर हम इसको 12 से बढ़ा के 20% करें तो शायद हमारे पास और भी जीडीपी में पशुधन का योगदान बढ़ सकता है। वहीं विपणन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की बात करेंगे तो इसमें आप देखोगे दुग्ध प्रसंस्करण इकाई हो गई, मांस प्रसंस्करण संयंत्र हो गए, पशु सब उपयोग केंद्र हो गए, ये सभी चीजों को भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये भी अभी समस्याएं हैं, इनका अभाव पड़ा हुआ है। पशुधन और पर्यावरण की बात करें
तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, इसका जो है कि गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इन प्रभावों में हीट वेव्स भी आती हैं और तटीय क्षेत्रों में जो जीवों के पर्यावास को क्षति हो रही है, वेक्टर जनित जो वायरस जनित जो बीमारी का पैटर्न एक बढ़ता जा रहा है, जिससे पशुओं को जो है कि बीमारी होती है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बहुत सारे पशु जो है कि स्पेशली गाय वगैरह मरती जा रही थी एक बीमारी की वजह से, और जिसपे कोई कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था। टीकाकरण किया जा रहा था लेकिन पशु जो है कि बच नहीं पा रहे थे। तो ये भी एक समस्याएं हैं जो पशुधन को हमें कमजोर करती है। तो इन्हीं के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। और हल्दी बोर्ड पे आपको याद होगा यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछा था, शायद 2 साल पहले ही की बात है, ये हल्दी बोर्ड पे प्रश्न पूछा गया था। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो वहां आपको दिखा होगा। तेलंगाना में अभी हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई है भारत सरकार द्वारा, जिसमें निम्नलिखित के लिए स्थापित किया गया है। हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाने से संबंधित होगा, और दूसरा निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करना। सॉरी, हल्दी बोर्ड नहीं रहा होगा, वो शायद कॉफी बोर्ड था, सॉरी, कॉफी बोर्ड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बोर्ड होगा ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करेगा। किस मंत्रालय के अधीन? वाणिज्य मंत्रालय। अगर हम इस बोर्ड की संरचना की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष महोदय होंगे, दूसरा वाणिज्य मंत्रालय के नियुक्त इसमें एक सचिव होंगे, और इसमें 4 सदस्य भी होंगे जो कि वाणिज्य, कृषि और आयुष मंत्रालय और औषध विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे, और बाकी अन्य सदस्य भी इसमें रहेंगे। तो मुख्य रूप से आप देखोगे अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार कर रहे हैं, सचिव वाणिज्य मंत्रालय कर रहे हैं, और 4 सदस्य और आते हैं। लेकिन बोर्ड का जो प्रमुख उद्देश्य होगा, क्यों इसे एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की नए उत्पाद और मूल्य वर्धन को बढ़ावा देकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्दी की डिमांड पैदा करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि भारत के तो हर घर में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो किसी प्रकार की सब्जी हो, लेकिन विदेशों में जो है कि हल्दी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, और भारत इसकी डिमांड को और पैदा करेगा दुनिया में, ताकि हल्दी का अधिक से अधिक हम प्रोडक्शन करके निर्यात कर सकें। और निर्यात के लिए क्या करेंगे? हम इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूत करेंगे, उन्हें बेहतर करेंगे। साथ में हल्दी की आपूर्ति श्रृंखला जो होगी, जैसे आप देखोगे बहुत प्रकार की हल्दी होती है जिसमें थोड़ा सा भी डालोगे तो बहुत अच्छा कलर आता है, बहुत अच्छी स्वाद होती है, लेकिन कुछ हल्दियां ऐसी होती है जो लो क्वालिटी की होती है या मिक्सचर होती है, क्वालिटी खराब होती है। तो उसके लिए गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे और सुरक्षा मानकों का भी निर्धारण करेंगे। साथ ही साथ पारंपरिक जो हमारा ज्ञान है हल्दी के बारे में, उसे हम लिखित प्रमाण के रूप में तैयार करेंगे, क्योंकि इस पे हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी है इसी पे। क्योंकि आपको पता है हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, बल्कि हल्दी एक औषधि भी है। कई बार होता है कि जब हमें कहीं से चोट लग जाती है, गुम चोट लगती है किसी प्रकार की, तो उस पर हल्दी और प्याज को पीस के लेप लगाया जाता है। हल्दी बहुत बार जो है कि जुकाम बुखार जब आपका होता है, बॉडी पेन होता है, तो आप गर्म दूध में हल्दी को पका के पीते हो गुड़ के साथ। तो ये सभी चीजें क्या होती है, हल्दी कहीं ना कहीं हमारे लिए पारंपरिक आयुर्वेद के रूप में है, और जिसमें औषधि गुण, स्वास्थ्य, आरोग्य को बढ़ाने वाले अध्ययन, नैदानिक परीक्षण, अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये हल्दी बोर्ड से संबंधित प्रश्न था जो आपसे पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से घुमा के। यूपीएससी इन मामलों में बहुत होशियार होती है, ठीक है, वो आपसे पूछेगी और आप कंफ्यूज होते जाओगे। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि नाबार्ड की अगर हम बात करेंगे। क्या है नाबार्ड की फुल फॉर्म? पहले तो यही पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड इसकी फुल फॉर्म हो गई। नाबार्ड की बात करेंगे तो नाबार्ड ने अभी सामाजिक प्रभाव बॉन्ड्स के माध्यम से 1041 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो यहां पर दो बातें जो आ रही हैं, एक तो आता है सामाजिक प्रभाव बॉन्ड क्या होता है, दूसरा नाबार्ड के बारे में हम जानना चाहेंगे। लेकिन पहले हम सोशल जो इम्पैक्ट बॉन्ड्स हैं उसके बारे में बात करें, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से वित्त पोषण का तंत्र है। अब नाबार्ड ने इस बॉन्ड के माध्यम से इतने करोड़ रुपए जुटाए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग क्या करेगा, ग्रामीण स्तर पर जो है कि काम करेगा, ग्रामीण स्तर पर काम करेगा, या उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारेगा। और ये सरकारें सामाजिक क्षेत्र की पूर्व निर्धारित सेवाओं के वितरण के लिए, भुगतान के लिए सामाजिक सेवा प्रदाताओं जैसे एनजीओ वगैरह निवेशकों के साथ समझौते करती हैं। अगर हम इसमें देखें तो पुणे जिले की पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड के सह सृजन हेतु यूएनडीपी इंडिया के साथ सहयोग पर या समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड का जो बेसिक मतलब स्टेटमेंट है कि 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पे इसको गठित किया गया नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत। और इसके जो प्रमुख कार्य हैं, पहली चीज कि कृषि ऋण से संबंधित आरबीआई के कार्य करेगा, यानी कृषि से संबंधित जितने भी ऋण दिए जाते हैं वो आरबीआई के कार्य के रूप में नाबार्ड करता है। वहीं तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के संबंध में पुनर्वित्त संबंधी कार्य भी करता है। नाबार्ड वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रशासित होता है, पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में होता है। ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में काम करता है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के रूप में, कि ग्रामीण स्तर पे किसी प्रकार का अगर डेवलपमेंट करना तो उसके लिए नाबार्ड ही शीर्ष संस्था
होगी। तो नाबार्ड आपके दो प्रकार से काम करता है, एक तो ऋण से संबंधित, तो पहली चीज की रीफाइनेंस उपलब्ध कराता है। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है कि पुराने ऋण को चुकाने के लिए जो दोबारा ऋण लिया जाता है उसी को हम रीफाइनेंस कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि पुनर्वित्तीयन में पिछले 42 सालों में नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ रुपए का पुनर्वित्त किया है, अर्थात मौजूदा ऋण चुकाने के लिए एक नया ऋण लिया जाता है, उसी को हम पुनर्वित्त यानी रीफाइनेंस कह देते हैं। वहीं ऋण के प्रवाह को ये सुविधाजनक बनाने पर फोकस करते हैं कि जो कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, ग्रामीण शिल्प उद्योग जो होते हैं उनके लिए जो ऋण चाहिए होता है उसको सुविधाजनक बनाते हैं कि ताकि लोगों को आसानी से मिल सके। वहीं सहकारी समिति, किसान उत्पादक संगठन, प्राथमिक कृषि ऋण, पैक्स, इन तरीके के संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करता है नाबार्ड। गैर ऋण संबंधी जो कार्य होते हैं तो वित्तीय समावेशन का प्रयास करता है, आजीविका के अवसरों के लिए सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देता है, अनुसंधान एवं विकास, ग्रामीण नवाचार आदि का भी समर्थन करता है। और नाबार्ड ने कुछ इसके मामले में कुछ पहल शुरू की है, जैसे अगर आप देखोगे ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, इसके तहत 5 लाख करोड़ रुपए तक स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है, जो कि नाबार्ड के तहत सृजित किया गया। वहीं वाटरशेड विकास निधि और जनजातीय विकास निधि जो कि आजीविका के लिए शुरू किए गए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, और यह जनजातीय जनसंख्या की आजीविका के लिए शुरू किया गया एक मॉडल है, वाडी मॉडल, ठीक है, वाडी मॉडल जो कि साउथ इंडिया में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा किए जाते हैं। और अब हम यहाँ पे 7th यूनिट के अंतर्गत एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे 8th टॉपिक में जो कि माइनिंग से संबंधित होगा, इंडस्ट्री से संबंधित होगा। तो ICAR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन का आयोजन ICAR और CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म ने संयुक्त रूप से किया, जिसकी थीम थी अनुसंधान से प्रभाव तक, न्याय संगत अनुकूलन कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें, दो बेसिक पॉइंट आते हैं यूपीएससी के लिए कि पहले आपको ICAR के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली चीज, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। पहले इसका नाम इंपीरियल कृषि अनुसंधान के नाम से रखा गया था। इसे रॉयल कमीशन की एग्रीकल्चर रिपोर्ट के आधार पर 1929 में स्टैब्लिश किया गया था, और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। तब इसका नाम इंपीरियल कृषि अनुसंधान हुआ करता था, लेकिन आगे चल के फिर इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किया गया, और देश में बागवानी हो, मत्स्य पालन हो, पशु विज्ञान हो या कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हो, इन सभी के लिए कोऑर्डिनेशन, मार्गदर्शन और प्रबंधन का कार्य ICAR के द्वारा ही किया था, चाहे बागवानी से संबंधित हो, मत्स्य पालन से संबंधित हो, पशु विज्ञान से संबंधित हो या फिर एग्रीकल्चर से। और ICAR के तहत आप देखोगे 113 ICAR संस्थान है, 74 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी कृषि प्रणालियों में से एक व्यवस्था मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एक व्यवस्था मानी जाती है। और इसी में अब हम बात करेंगे ICAR की जरा भूमिका की बात करें, इसमें अगर हम देखेंगे कि इसने क्या किया कि फसलों की नई नई किस्मों को डेवलप किया, जो कि अधिक उपज देने वाली किस्में थी, इनको विकसित किया और हरित क्रांति लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। जैसे धान की कुछ इंपॉर्टेंट किस्में जैसे जया, स्वर्ण, पूसा, बासमती 11-21, गेहूं की कुछ किस्में हैं, ये सारी की सारी, फलों की कुछ किस्में जैसे आम्रपाली, आम की हो गई, भगवा, अनार हो गया, इस तरीके से। और वहीं बीज कार्यक्रम के लिए भी इसने सपोर्ट किया, अपनी भूमिका का अदा किया। वहीं अगर आप जीनोमिक्स के माध्यम से भी देखोगे तो ICAR ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने में मदद की, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक होगा। यहां पर मुख्य रूप से धान, गेहूं, टमाटर, आलू के जीनोम अनुक्रमण में भागीदारी भी किया ICAR ने वैश्विक स्तर पर। जलवायु स्मार्ट कृषि में भी योगदान दिया कि जिसमें वर्षा के जल संचयन किया जाएगा, फसलों की जलवायु अनुकूल किस्मों को डेवलप किया जाएगा। जैसे आप देखोगे अरहर की BRG-1 हो गई, BRG-2, BRG-5 हो गई, इस तरीके की अलग अलग ऐसी किस्में डेवलप की जा रही हैं जो कहीं ना कहीं जलवायु के अनुकूल होती है। और इसी में जैव प्रौद्योगिकी समाधान के बारे में बात करें तो बायो फोर्टिफाइड फसलों में सोलापुर लाल जो कि अनार की एक पहली किस्म है, और मूंगफली गिरनार 4 और 5, पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31, पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31 में कैनोला गुणवत्ता वाली सरसों की पहली भारतीय किस्म है जो कि कैनोला पे आधारित। अब इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इसकी अगले हमारे सेगमेंट की, जो कि माइनिंग एंड इंडस्ट्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? खनन और उद्योग से संबंधित है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियोस। तो खनन और खनिज या खनन और उद्योग जो माइनिंग और इंडस्ट्री है, इसमें पहला ही टॉपिक है आपका जो खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 एक लाया गया है, जो कि संशोधन कर रहा है। और ये जो संशोधन होगा ये 1957 के विधेयक में संशोधन करेगा। ध्यान से समझना, इसको इन शॉर्ट MMDR भी कह सकते हैं, यानी कि जो मिनरल है, माइनिंग है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन जिसे हम कह सकते हैं, मिनरल माइनिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन अधिनियम 1957 में ये संशोधन करेगा 2023 वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसमें
और संशोधन नहीं किए गए थे। इसमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। 2015 में भी संशोधन किए गए थे व्यापक रूप से, जिसमें जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई। फिर 2016 में भी संशोधन हुआ, 2020 में भी और 2021 में भी संशोधन किया गया था, जिसमें बहुत सारे चीजों को हटाया गया था, जिसमें कैप्टिव और मर्चेंट खानों के बीच में अंतर को समाप्त किया गया। साथ ही साथ खनिज लाइसेंस, जो खनन लाइसेंस है या लीज है, इसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पर भी जो है कि प्रतिबंध जो था उसे हटा दिया गया था। तो ये तो प्रमुख संशोधन हो चुके थे, लेकिन अब 2023 में दोबारा एक संशोधन किया जा रहा है। और उस संशोधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें की गई, तो 3 कैटेगरी की गई है। पहली कैटेगरी आपकी क्या कहती है इस संशोधन में, जो नया प्रावधान है, तो इसमें जो 3 कैटेगरी हैं, तो पहली कैटेगरी के अंतर्गत जो प्रावधान किया जा रहा है नया संशोधन करके, इसमें कहा जा रहा है जो गहराई में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है, इनके लिए अन्वेषण लाइसेंस अलग होता है, खनन लाइसेंस अलग होता है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, यानी कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो खनिजों को खोज करती हैं कि भाई इस क्षेत्र में गहराई में जाके हमें ये लिथियम मिलेगा या बेरिलियम मिलेगा या कोबाल्ट मिलेगा, जो भी चीजें मिल सकती हैं उसके बारे में ये लोग बताते हैं। लेकिन एक दूसरी कंपनी होती है जो खनन करती है, यानी कि उसका काम खोजना नहीं होता है खनिजों को कि भाई हम खनिज को खोदें, नहीं, उनका काम होता है कि हमें किसी कंपनी ने बता दिया कि भाई यहाँ पे जो है कि खनिज है यहाँ पे मौजूद, आपको बस खनन करना है। तो इसका परमिट अलग होता है और अन्वेषण का अलग होता है। तो पहली चीज हम बात करेंगे अन्वेषण की, कि कोई कंपनी है जो किस तरीके से जो है एक्सप्लोर करेगी, यानी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जांच और सर्वेक्षण के लिए अनुमति देगा। पहली चीज कि जो लाइसेंस है इसमें खनिजों का पता लगाने के लिए संभावित स्थलों के स्तर पे यह विधेयक सरकार के माध्यम से उसे अनुमति देगा। दूसरा, नीलामी की बात करेंगे तो 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों के लिए नीलामी के द्वारा अन्वेषण लाइसेंस दिया जाएगा। यानी 10 कंपनियां खड़ी हैं, वो कह रही है कि मुंबई हाई पे हम जो है कि खोज करेंगे, कुछ नए हमें खनिज मिल सकते हैं, लेकिन वहां पे खोज तो कोई एक ही कंपनी करेगी, लेकिन उन 10 कंपनियों के बीच में कंपटीशन है, तो इसलिए नीलामी की यानी कि जो बिडिंग प्रोसेस है वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। और इसमें 29 खनिज शामिल होते हैं 7वीं अनुसूची में, जिसमें लिथियम युक्त खनिज होते हैं, तांबा युक्त होते हैं, पोटास युक्त होते हैं, जस्ता युक्त होते हैं, ये कुछ प्रमुख खनिज होते हैं। अब यहां पर बात की जाएगी कि ये जो लाइसेंस दिया जाएगा ये लगभग 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा लाइसेंस, किसके लिए, खोजकर्ता के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी मुझे और भी समय चाहिए, तो आप राज्य सरकार के पास आवेदन करके इस लाइसेंस को 2 वर्षों के लिए और बढ़वा सकते हो, यानी कि 5 to 7 ईयर्स तक आप इसकी खोज कर सकते हो। अब दूसरा बात आती है खनन का पट्टा किसे मिलेगा। भाई लाइसेंस धारक द्वारा खोजे गए ब्लॉक, यानी ब्लॉक मतलब कि जहां पे खनिज देखे गए, खोजे गए हैं गहराई में जाके समुद्र के क्षेत्र में या स्थल खंड में, तो उसको निर्धारित समय सीमा के भीतर खनन पट्टे हेतु जो है कि नीलाम कर दिया जाता है, और इससे राज्य सरकारों को बेहतर राजस्व भी प्राप्त होता है। अब यहां पर ध्यान देना कि मान लो कि तुमने जो है कि एक कंपनी के रूप में काम किया और तुमने एक मुंबई हाई में एक नए खनिज के ब्लॉक की खोज कर दी कि सर मुझे ये खनिज मिल गया है, और इसके लिए मैंने 5 साल का समय लिया था, मुझे 2-3 साल में मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स खनिज मिल चुका है, लेकिन मेरा काम केवल खोजने का था, मैं निकालने का नहीं। तो आपने अपने दोस्त को पकड़ा और वो भी एक कंपनी चलाता है, वो लेकिन खनन करता है, तो खनन करने के लिए उसने क्या किया, सरकार से जो है कि परमिट ले ली, और ऐसे में जब वो खनन करना शुरू करेगा तो अन्वेषण एजेंसी को खनन पट्टा धारक द्वारा जो नीलामी प्रीमियम दिया जाएगा उसमें एक हिस्सा इसको भी मिलेगा। भाई फ्री में तो खोज नहीं रहा था, इसने तो अन्वेषण कर लिया, यानी आपने खोजी और आपको भी तो कुछ बदले में रियायत मिलना चाहिए। तो जो खनन कंपनी होगी जो पट्टा लेगी सरकार से कि मैं इतने समय तक इस ब्लॉक्स को खोदती रहूंगी, खनन करते रहूंगा, मिनरल्स निकालूंगा, उसका जो भी नीलामी प्राइस होगा उसका एक हिस्सा आपको भी दिया जाएगा, क्योंकि आपने अन्वेषण किया। तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई कि गहराई में पाए जाने वाले। दूसरी कैटेगरी होती है परमाणु खनिजों से संबंधित। इसमें यह किया गया कि परमाणु खनिज की सूची में अब जो 12 खनिज शामिल थे उसमें से 6 खनिजों को बाहर कर दिया गया है। इसमें क्या बात की गई कि 6 खनिजों को बाहर कर दिया गया है, केवल अब 6 ही खनिज ऐसे रहेंगे जो परमाणु के खनिज में आएंगे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्र को भी अनुमति मिल जाएगी। खनिज के जो परमाणु खनिजों की सूची में शामिल होने में और उसका खनन और अन्वेषण के लिए सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित किया गया। अब यहाँ से फायदा क्या होगा कि हम निजी सेक्टर को भी इन खनिजों में ला सकेंगे। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि परमाणु खनिज केवल 12 हैं, लेकिन इसकी खोज करना, इसकी अन्वेषण करना, इसके लिए आपको सरकारी उपक्रम यानी कि सार्वजनिक उपक्रम को ही नीलामी दी जाती थी। लेकिन अब क्या है कि 12 में से 6 खनिजों को परमाणु खनिज से बाहर कर दिया गया है। तो अब इन 6 खनिजों में जो परमाणु खनिज नहीं है, जिनको परमाणु खनिज की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, इसके खोज, इसके अन्वेषण, इसके खनन के लिए प्राइवेट कंपनियों को भी नीलामी के माध्यम से दी जा सकती है अधिकार। लेकिन अब सरकारी कंपनी का इस पे अधिकार नहीं रह पाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी आती है कि महत्वपूर्ण खनिजों को खनन लाइसेंस यानी कि पट्टे पर कंसेशन देने हेतु नीलामी का विशेषाधिकार अब केंद्र सरकार के पास रहेगा। तो ये चीजें आपको बस अपडेट करनी थी। तो आपने तीनों कैटेगरी को देख लिया होगा। और अब हम चलते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण खनिज, बार बार हम लोग सुन रहे हैं क्रिटिकल मिनरल किसे कहते हैं।
तो सबसे पहली बात आती है कि खान मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर आधारित देश की एक पहली रिपोर्ट जारी की है इस बार, जिसमें 17 दुर्लभ भू धातुओं को कहा जा रहा है, जिसमें 6 प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स भी हैं। टोटल इस तरीके से आप देखोगे तो 30 महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल किया गया है। यानी खान मंत्रालय ने जो पहली रिपोर्ट जारी की उसमें कितने महत्वपूर्ण खनिज हैं, या इंग्लिश में उसे हम क्रिटिकल मिनरल कह सकते हैं, तो 30 मिनरल्स ऐसे हैं जो क्रिटिकल होते हैं। अच्छा, किसे हम क्रिटिकल मिनरल कहेंगे? क्या सभी मिनरल्स को कह सकते हैं? तो नहीं, महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं वो उन्हें कहा जाता है जो आज अनिवार्य हो चुकी आधुनिक प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए बेस होते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल के काम करते हैं, और जिनकी उत्पादन या जिसकी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होने का भी खतरा बना रहता है। जैसे एंटीमनी हो गया, बेरिलियम हो गया, बिस्मथ हो गया, कोबाल्ट हो गया, तांबा हो गया, लिथियम हो गया। ये सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इनकी सप्लाई में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसके लिए भारत क्या करता है? कोबाल्ट का आयात चीन, अमेरिका, जापान से करता है। लिथियम का आयात चिली, रूस, चीन से करता है। निकेल का आयात स्वीडन और चीन से करता है, क्योंकि इन सभी जो महत्वपूर्ण खनिज है इनका आज आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर की बैटरी हो गई, इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, सोलर पैनल हो गया, पवन टरबाइन हो गई, हरित प्रौद्योगिकी, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो चुकी जो आज के समय के हिसाब से ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ये अनिवार्य हो चुकी है। हर देश को अपनाना ही पड़ेगा। तो इनके लिए जो खनिज बेस के रूप में काम करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं, उन्हें ही हम क्रिटिकल खनिज के रूप में जानते हैं। क्योंकि अगर इनकी सप्लाई नहीं हो पाई, इनमें किसी प्रकार की अगर बाधा उत्पन्न हो गई, तो कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये सप्लाई इनकी बहुत नियमित होगी और इसकी डिमांड आज दुनिया के हर कोने में, हर एक व्यक्ति कंप्यूटर, लैपटॉप पे काम कर रहा है, मोबाइल पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक वाहन चलाना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन खनिजों को हम महत्वपूर्ण खनिज के रूप में जानते हैं। अब महत्वपूर्ण खनिजों के लिए कुछ पहल भी चालू की गई भारत सरकार के द्वारा, जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। वहीं खनिज सुरक्षा साझेदारी, जिसको मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP के अंतर्गत भारत भी सम्मिलित हो गया, जो कि अमेरिका के नेतृत्व में 14 देशों की एक साझेदारी का मंच है, जिसमें भारत भी अब MSP में शामिल हो चुका है, जिससे महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सकेगा और भारत को भी जो है कि इससे बेनिफिट मिलेगा। वहीं अगर आप देखोगे कि आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल को भी इसमें शुरू किया गया, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को लचीलापन बढ़ाया है और चीन की निर्भरता को कम किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहल भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अपतटीय क्षेत्रीय खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम 2023, यानी ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति महोदय ने इस पे मंजूरी दे दी है, इस संशोधन विधेयक पे। असल में ये 2002 के संशोधन में किया जाएगा, 2002 का जो विधेयक था उसमें संशोधन किया जाएगा। साथ में यह भारत में प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय मग्न तट, अब ये महाद्वीपीय मग्न तट जो है ये मैंने कल वर्ल्ड ज्योग्राफी की मेंस वाली क्लास में आपको समझाया था पहले लेक्चर में कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी एक देश के लिए। वहीं एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन का प्रावधान करता है। तो अपतटीय खनिज जो संसाधन होते हैं वो संघ के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और विनियमित किए जाते हैं। क्या होते हैं? 200 मीटर से अधिक की गहराई पर गहरे समुद्र तल से खनिज भंडार को प्राप्त करने के लिए हम अपतटीय खनन कहते हैं, और इसके लिए आपको राज्य सरकार नहीं बल्कि संघ सरकार की रेगुलेशन और अथॉरिटी चाहिए होती है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन्हीं के पास तो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार इस पे कंट्रोल करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 200 मीटर की गहराई से अधिक अगर कोई खनिज मिल रहा है, खनिज भंडार, तो उस पे क्या होगा कि संघ सरकार की पॉलिसी काम करेगी, संघ सरकार का रूल्स उस पे काम करेगा, क्योंकि ये सभी अपतटीय खनन में आते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन किए गए अपतटीय खनन में? अगर आप देखोगे सन 2000 से 2023 में क्या चेंजेस किए गए। पहले 2000 को आप समझोगे, सन 2002 में जो आपका एक्ट था उससे क्या परिवर्तन अब देखने को मिलेगा। जैसे पूर्व परीक्षण, अन्वेषण और उत्पादन के लिए आपको अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था, यानी कि टेस्टिंग करने के लिए, खोज करने के लिए, उत्पादन करने के लिए। लेकिन अब क्या है, आपको एक समग्र लाइसेंस दे दिया जाएगा कि अगर कोई कंपनी क्लेम करती है कि सर हम परीक्षण भी कर लेंगे, अन्वेषण भी कर लेंगे, हम प्रोडक्शन भी कर लेंगे, यानी खनन भी कर लेंगे, हमारे पास तीनों सुविधाएं हैं, तो समग्र लाइसेंस दे दिया जाएगा। 2023 के तहत ये कहा जा रहा है।
उत्पादन का जो पट्टा था वो पहले 30 वर्ष का होता था, जिसे 20 वर्ष के लिए आगे अपडेट कर दिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने कहा कि अब एक ही साथ आप 50 वर्ष के लिए डायरेक्ट दे दो समग्र रूप से। वहीं इसमें कहा जा रहा है कि प्रशासनिक आवंटन के तहत रियायतें दी जाएगी, यानी कि प्रशासन के स्तर पे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगेगी, यानी बिडिंग, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र को दो प्रकार के अर्थात परिचालन अधिकार मिलेंगे, जैसे एक उत्पादन कर सकते हो और समग्र लाइसेंस कर सकते हो। तो ये 2023 में कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन ये तो थे 2002 में चेंजेस होने के बाद। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान दो जोड़े गए हैं जिसमें नए तरीके से, जैसे परमाणु खनिजों का खनन करने के लिए केवल सरकार या सरकारी कंपनियों को ही अन्वेषण, उत्पादन और समग्र लाइसेंस दिए जाएंगे। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि परमाणु खनिज में 12 खनिज हुआ करते थे, जिसमें से अब 6 खनिजों को बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो बाहर निकले हुए हैं, इस पे आपके निजी सेक्टर भी अब काम कर सकेंगे, निजी कंपनियां भी अन्वेषण उत्पादन के लिए लाइसेंस ले सकेंगी। लेकिन बचे हुए जो 6 परमाणु खनिज है, उस पर केवल और केवल सरकारी कंपनियां या सरकार ही केवल परमिशन देगी। वहीं अब तटीय क्षेत्र के खनिज ट्रस्ट भी डेवलप किए जाएंगे, भारत के लोक लेखा के तहत इस फंड्स का प्रबंधन किया जाएगा। अब यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करेंगे, जिसे हम लोग सेज कहते हैं। असल में इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक 5वां संशोधन किया जा रहा है नियम 2023 के तहत। और ये जितने भी संशोधन हो रहे हैं, ये सेज अधिनियम 2005 की धारा 55 के तहत ये शक्ति प्रदान करती है कि आवश्यकता पड़ने पर आप इसमें संशोधन कर सकते हो। और जो 5वां संशोधन अधिनियम 2023 हो रहा है, इसके जरिए हम सेज नियम 2006 में चेंजेस करेंगे या इसमें संशोधन करेंगे। तो क्या क्या संशोधन होंगे, जैसे अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं वाले सेज में बिल्ट अप एरिया के एक हिस्से को अब नॉन प्रोसेसिंग एरिया घोषित किया जाएगा। असल में क्या होता है, जो प्रोसेसिंग एरिया होता है ना, वहां पे वस्तुओं का प्रोडक्शन भी होता है और सेवा प्रदान करने संबंधी कार्य भी होते हैं सेज में। यानी कि जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वहां पे क्या होता है, वस्तुओं का प्रोडक्शन भी होता है और सेवा भी प्रदान की जाती है। ये सभी प्रोसेसिंग एरिया होते हैं। लेकिन अब क्या होगा, जो आईटी सेक्टर होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको नॉन प्रोसेसिंग एरिया में घोषित किया जाएगा, अर्थात इसमें सहायक अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी आईटी सेक्टर के द्वारा। तो सेज के बारे में हम समझेंगे जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यूपीएससी हमेशा बेसिक पॉइंट को जरूर पूछती है स्टेटमेंट में रख के। तो सेज एक प्रकार का शुल्क मुक्त अधिसूचित क्षेत्र है, यानी एक ऐसा एरिया बनाया जाता है, एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाता है जहां पे निर्यात को लेकर प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोडक्शन को लेकर प्रोत्साहित किया जाता है, लॉजिस्टिक अवसंरचना को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाता। वो एक तरीके से जीरो टैरिफ वाला होता है, जिससे अधिक से अधिक निर्यात बढ़ सके और उन लोगों की स्थिति और अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। तो व्यापार संबंधी गतिविधियों के संचालन, कर एवं प्रशुल्क के मामले में यह एक प्रकार का विदेशी क्षेत्र माना जाता है। जैसे अगर आप देखोगे सेज के उद्देश्य क्या होते हैं, तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को हम बढ़ावा दे सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास होगा, अर्थात कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक क्षमताओं में विकसित होंगे, वृद्धि होगी। तो ये सेज के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है, निर्यात भी बढ़ रहा है और साथ में अदर एक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो यही होता है सेज। अगर हम बात करें सेज के बारे में और जानकारी लेते हुए, तो कोई भी निजी या सार्वजनिक या ज्वाइंट सेक्टर या राज्य सरकार या उनकी एजेंसियां भी सेज स्थापित कर सकती हैं। जैसे आप देखोगे भारत के अलावा चीन, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस जैसे कई देशों में सेज स्थापित किए जा चुके हैं। सेज अधिनियम 2005 लागू होने के बाद इसे अधिसूचित किया गया था 2006 में। और सेज के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जोन होते हैं। जैसे कोई मान लो एक ऐसा क्षेत्र है जो निर्यात प्रसंस्करण जोन है, यानी कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, जहां पे हर एक चीज को निर्यात करने पे फोकस किया जाता है। वहीं एक फ्री जोन है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, मुक्त व्यापार जोन है, मुक्त बंदरगाह, शहरी उद्यम। तो ये अलग अलग प्रकार के जोन होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 2022-23 के अंतर्गत जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कुल निर्यात जो हुआ था 155.8 बिलियन डॉलर रहा। लेकिन इसमें अगर हम गुड्स और सर्विसेज की अलग अलग बात करें तो लगभग 61.6 अरब डॉलर का हमने वस्तुओं का निर्यात किया, जबकि सर्वाधिक 94.2 अरब डॉलर का हमने सेवाओं का निर्यात किया। तो अब आपसे पूछेगा, यूपीएससी स्टेटमेंट बनाएगा कि सेज के द्वारा 2022-23 में वस्तुओं की अपेक्षा सेवाओं का निर्यात सर्वाधिक रहा। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल, वहां पे आंकड़े नहीं पूछेगा कि 94.2 अरब डॉलर का हुआ, बल्कि आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि किसका निर्यात अधिक हुआ। तो हम कह सकते हैं वस्तुओं की अपेक्षा सेवा का निर्यात ज्यादा हुआ और इसे विशेष प्रोत्साहन वगैरह भी दिया जा रहा है अलग अलग। ठीक है, अब यहां पे हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएलआई, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जो उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना एक चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अब इस योजना को बंद किया जा रहा है, रिकैप किया जा रहा है।
अर्थात केंद्र सरकार ने उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना अब शुरू नहीं करने का निर्णय लिया कि अब हम नहीं शुरू करेंगे। लेकिन बात आती है कि इसे तो पहले ही 2020 में शुरू किया गया था। तो पिछले 3 वर्षों में जिन क्षेत्रों में शुरू किया गया है, उन क्षेत्रों में जो योजना शुरू हो चुकी है, अब उन योजनाओं में क्या होगा कि वो सुधार किया जाएगा जहां पे सुधार की आवश्यकता होगी, लेकिन नए सिरे से अब कोई योजना शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि इसे पहली बार मार्च 2020 में शुरू किया गया था पीएलआई योजना को, और इसमें उत्पादकों विनिर्माताओं के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है। पीएलआई के बारे में अगर हम बात करें तो पीएलआई योजना को कई क्षेत्रकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, और जिसके लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए भी यानी 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यय किया गया, जो कि अलग अलग क्षेत्रकों के उत्पादन और क्षमताओं को बढ़ाता और वैश्विक चैंपियन बनाने में मदद करता। कुछ क्षेत्रों में हम वैश्विक चैंपियन बन सकते थे। जैसे अगर आप इसमें सेक्टर की बात करोगे कि कौन कौन से घटक इसमें जो है कि काम करते हैं, यानी पीएलआई किसमें मिल रही है, जैसे ड्रोन के घटक हो गए, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, फार्मा, खाद्य प्रोडक्शन, वस्त्र, आईटी और सौर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल हो गया, विशेष इस्पात हो गया, व्हाइट गुड्स, फार्मा, फिर दूर संचार नेटवर्किंग, ड्रोन, एडवांस केमिस्ट्री सेल। तो इस तरीके के क्षेत्रों में जो इंडस्ट्री लगी हुई है, इनको पीएलआई योजना दी जा रही थी ताकि उनको कुछ बेनिफिट्स हो सके। बेनिफिट्स के रूप में आप देखोगे क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिले अभी तक। अब यहां पर आप देखोगे पीएलआई योजना के लाभ की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाना। सबसे पहले था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको भी एक मजबूत बनाया जाएगा, जिससे भारत के घरेलू विनिर्माण परिवेश में सुधार आ सकता है। यानी जो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो जो उद्योग क्षेत्र है उसको जो है कि मजबूत किया जा सकता था। साथ में हम इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करते और निर्यात में भी हम वृद्धि करते। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहां पे हम निर्यात भी अधिक करते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं, हमें किसी और देश पे निर्भर नहीं होना पड़ता। लेकिन इसके लिए अगर आप देखोगे तो पूंजीगत व्यय भी किया गया कि योजनाओं को लागू करने में लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय हो सकता है। ठीक, औसत वार्षिक निवेश के व्यय में इसकी हिस्सेदारी लगभग 13 से 15% तक होगी। हरित निवेश को भी बढ़ावा मिला। इस योजना के तहत लगभग 55% निवेश इलेक्ट्रिक वाहनों में, सौर फोटोवोल्टेइक जैसे हरित क्षेत्रों में होने की संभावना थी। तो ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये काफी बेनिफिशियल रहा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि निवेश को बढ़ाना नवाचार में, और साथ में भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्टैब्लिश करना, और घरेलू विनिर्माण के साथ साथ आपको आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर यहाँ पे थे। अगर आप बात करोगे इसी से रिलेटेड, जो पीएलआई 2.0 शुरू की गई थी, जब 2020 में पहली शुरू की गई थी और फिर 2022 के आसपास जब दूसरी शुरू की गई थी, तो वो थी आपकी हार्डवेयर से संबंधित थी, आईटी हार्डवेयर, जिसमें अगर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 को अधिसूचित किया था, जिसका उद्देश्य ही था कि विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देना। सेम टू सेम है। तो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 2014 में जो 1.2% थी, अब वो बढ़कर लगभग 0.4% यानी कि 3.75% हो गई है, जिसमें टारगेट ये था कि लैपटॉप हो गया, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म सेक्टर, इन सभी पर फोकस किया जाएगा और इसका जो है कि प्रोडक्शन और निर्यात अधिक किया जाएगा। हालांकि इस योजना पीएलआई 2.0 के लिए 6 साल की अवधि रखी गई थी और इसे एक आधार वर्ष 2022-23 को रखा गया, जिसमें हम निवल वृद्धिशील बिक्री को बेस बनाएंगे, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट 17,000 करोड़ रुपए का सरकार के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई आपको। ये सभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं माइनिंग और इंडस्ट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने खनन के बारे में पढ़ लिया, अब हम इंडस्ट्रीज के बारे में चल रहे हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर उद्योग। सेमीकंडक्टर पार्क आपका भारत का सबसे पहला उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर प्लांट जो है, सेमीकंडक्टर संयंत्र, यानी कि कौन से राज्य ने अधिसूचित किया और कहां पे तैयार किया जा रहा है, तो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया। मैंने सेमीकंडक्टर पार्क को बताया कि यूपी में होगा, बाकी जो उसका प्लांट है वो आपके गुजरात में है। तो केंद्र सरकार ने संशोधित सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया कि हम नए आवेदन लेंगे। तो अगर इस कार्यक्रम के बारे में बात करें, जो सेमीकॉन इंडियन प्रोग्राम है, तो असल में देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया और इसके अंतर्गत इसने कंपनियों, भागीदारियों को आकर्षक करते हुए प्रोत्साहन सहायता, जिसमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर डिजाइन, इन सभी कार्यों में लगे हुए लोगों को आकर्षित करने का काम किया। और ये 6 वर्षों के लिए एक सहायता भी इस योजना के तहत प्रदान की जा रही है, जिसमें अगर आप देखोगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम भी करेगा। और यहाँ पे इसकी 4 योजनाएं हैं जो आप पढ़ सकते हो इसके लिए।
और भारत में सेमीकंडक्टर बाजार की अगर हम स्थिति देखें तो भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2026 तक लगभग 64 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। 2019 की तुलना में 3 गुना वृद्धि होगी। और यहाँ पे हर साल तो 2000 से अधिक चिप्स डिजाइन किए जा रहे हैं। भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन का केंद्र बना है और साथ में R&D में लगे हुए 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक सेमीकंडक्टर में भारत की क्या भूमिका है भाई? अगर देखा जाए तो ताइवान जो है माइक्रोचिप्स के विनिर्माण में विश्व में अग्रणी देश माना जाता है। भारत ने खुद को क्रिटिकल सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक प्रमुख पक्ष के रूप में स्थापित कर लिया है। 2012 में 2022 में भारत इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, IC8 कहते हैं इसे। और 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को शुरू किया गया और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए PLI को भी इन्होंने शुरू किया था। सेमीकंडक्टर के लिए और हार्डवेयर के लिए भी इन्होंने PLI को शुरू किया। हालांकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि PLI को बंद किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023। अगर हम इसकी बात करें, राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग यानी कि नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 जो आया है, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 का मसौदा जारी किया है। अभी इस पे कोई राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है, अभी बस एक विधेयक लाया गया है और इसका उद्देश्य है कि जो फार्मेसी अधिनियम 1948 जो हमारे भारत में चला आ रहा है उसे रिप्लेस करो और वर्तमान में जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसकी जगह अब नेशनल फार्मेसी कमीशन को एस्टैब्लिश करो। तो ध्यान से समझो ये टॉपिक क्या है कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक मसौदा दिया राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 के नाम से, जो कि फार्मेसी अधिनियम 1948 को रिप्लेस करेगा और वर्तमान में जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया काम कर रही है इसको रिप्लेस करके राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग को एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। और इस प्रस्तावित विधेयक के और भी अन्य उद्देश्य हैं, हालांकि अभी राष्ट्रपति महोदय ने इस पे मंजूरी नहीं दी है। तो सामान्यतः यूपीएससी क्या करता है, जिस पे मंजूरी राष्ट्रपति महोदय की नहीं मिली होती है, यानी उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो सफल भी होगा नहीं होगा, प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे प्रस्तावों को जो है कि यूपीएससी अक्सर इग्नोर कर देती है, बल्कि उन प्रस्तावों पे फोकस करती है जो ऑलरेडी नियम बन चुके हैं, कानून बन चुके हैं, जिसमें कोई संविधान का क्लॉज होगा या कोई सुप्रीम कोर्ट का क्लॉज होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, उसको रिलेटेड करके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो ये अभी ये प्रस्ताव है, इसलिए इस पर कोई ज्यादा खास फोकस नहीं होना चाहिए आपका, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्यों को बढ़ावा दिया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण वहनीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा तक पहुंच की जाएगी ताकि गांव-गांव का बच्चा भी सस्ती माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके, पर्याप्त संख्या में और उच्च गुणवत्ता वाले फार्मेसी पेशेवर होते हैं उनकी उपलब्धता हो सकेगी, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाएगी और फार्मेसी संस्थानों का पारदर्शी आकलन सुनिश्चित करना और भारत के लिए फार्मेसी रजिस्टर के रखरखाव को सुगम बनाया जाएगा। अगर भारत के फार्मेसी सेक्टर का हम एक तरीके से आंकड़ा देखने की बात करें तो भारतीय फार्मा उद्योग दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा फार्मा उद्योग माना जाता है। वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारत की जो फार्मा उद्योग की लगभग 60% हिस्सेदारी है। वैश्विक स्तर पर आप डीपीटी की बात करोगे, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस का टीका या फिर बैसिल, कैलमेट, ग्वेरिन, BCG का टीका, इनका वैक्सीन को लेकर WHO की लगभग 70% आवश्यकताओं को भारत के द्वारा ही पूरा किया जाता है। लेकिन अगर जो वर्तमान में चल रहा है फार्मेसी अधिनियम जिसे रिप्लेस करने की बात हो रही है, तो वर्तमान वाले फार्मेसी अधिनियम के क्या क्या क्लॉज है जिसकी वजह से अब इसमें चेंजेस या इसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। तो जो 1948 का जो अधिनियम चल रहा है उसमें जो क्लॉज है कि फार्मेसी के पेशे को विनियमित करने के लिए इसको लागू किया गया था। इस पेशे में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए समान प्रशिक्षण और शिक्षा का मानकीकरण किया गया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नामक एक केंद्रीय परिषद का गठन किया गया और फार्मासिस्टों के पंजीकरण के लिए राज्य फार्मेसी काउंसिल का गठन और उसके कार्य भी एस्टैब्लिश किए गए। अर्थात कि भारत की जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो तो केंद्रीय परिषद का गठन करेगी, लेकिन जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो नए जो है कि पेशेवर लोग पढ़ाई करके आते हैं और अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं, तो राज्य फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत उनका पंजीकरण किया जाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे कि फार्मेसी जो काउंसिल है यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी एस्टैब्लिशमेंट है, इसकी उत्पत्ति फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी और मंत्रालय इसका स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, जिसका उद्देश्य फार्मेसी शिक्षा देना, फार्मेसी के पेशे और पेशों से जुड़े हुए कार्यों का रेगुलेशन करना। अगर हम कार्यों की बात करें तो शैक्षिक मानकों का निर्धारण किया जाता है, उनके कार्यान्वयन में एकरूपता लाई जाती है, फार्मेसी संस्थानों का निरीक्षण किया जाता है और फार्मासिस्टों में एक केंद्रीय रजिस्टर का रखरखाव भी किया जाता है। और अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 लाया जा रहा है, इसके कुछ प्रावधान भी यहाँ पे हम जरा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग का गठन करेगी और आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे कि नीतियां तैयार करना और प्रशासनिक मानकों का रेगुलेशन करना, उद्योग एवं अन्य संस्थानों के साथ सहयोग किया जाएगा और अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग भी किया जाएगा विभिन्न बोर्ड के निर्णयों के संबंध में। और इसके अंतर्गत आप देखोगे फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड को स्टैब्लिश किया जाएगा, फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड स्टैब्लिश होगा और फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड
भी स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, यानी 3 बोर्ड का गठन भी किया जाएगा इस राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक के द्वारा। ठीक है, यहां पे ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर हम आगे चलते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। अब जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, अभी राष्ट्रपति महोदय ने नहीं, लेकिन इसका लक्ष्य कुछ जो है कि इस पॉलिसी, अच्छा दूसरी बात, ये अधिनियम तो है नहीं कि राष्ट्रपति इस पर मंजूरी देंगे, ये तो एक पॉलिसी है, ये तो नीति है जो कि सरकार बनाती है। तो सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर मंजूरी दे दी है, यानी इसमें कुछ टारगेट्स, इसमें कुछ लक्ष्य और उसमें कुछ उद्देश्यों को सेट किया गया होगा। जैसे अगले 25 वर्षों में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और नवाचार में विश्व में अग्रणी देश भारत को बनाना है अगले 25 वर्षों में। इट मींस कि 2050 तक ये टारगेट रखा गया है। 2030 तक चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में वर्तमान के $11 बिलियन को बढ़ा के $50 बिलियन तक बढ़ाना है, ताकि ये टारगेट और भी आगे बढ़े। वहीं लोक स्वास्थ्य में पहुंच, वहनीयता, गुणवत्ता और नवाचार से संबंधित उद्देश्यों की भी पूर्ति की जा सके कि आम लोगों तक, गरीब लोगों तक भी अफोर्डेबल हो सके, क्वालिटी हेल्थ एजुकेशन हो और क्वालिटी हेल्थ उपकरण हो, नवाचार हो, इनोवेशन हो, ये सारी चीजें इसमें लक्ष्य रखे गए हैं। वर्तमान में अगर हमारा जो चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत जापान, चीन, दक्षिण कोरिया के बाद चौथा सबसे बड़ा एशियाई चिकित्सा उपकरण बाजार है इस मामले में। और भारत में भी कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी उपस्थित हैं, जिनकी कुल बिक्री में आयातित चिकित्सा उपकरणों की हिस्सेदारी लगभग 75 से 80% के आसपास है। अब जो 2023 की जो नीति आई है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, इसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें 6 व्यापक क्षेत्रकों पे हम फोकस करेंगे। जैसे पहला फोकस किया गया है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का निर्माण किया जाएगा और बीआईएस जैसे भारतीय मानकों की भूमिका बढ़ाई जाएगी और सुसंगत मूल्य निर्धारण भी, रेगुलेशन तैयार किया जाएगा। ये सारे काम लाइसेंस के लिए हो जाएंगे। दूसरा, इकोनॉमिक जोन के निकट हम जो है कि सुसज्जित बड़े चिकित्सीय उपकरण पार्क्स बनाएंगे, क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी जो वैश्विक स्तर के मानकों को पूरा करेंगे। तीसरा है, अकादमिक और शोध संस्थानों के लिए एक्सीलेंस सेंटर तैयार किए जाएंगे, उत्कृष्टता के, जहां नवाचार केंद्रों, प्लग एंड प्ले अवसंरचनाओं की भी स्थापना होगी और स्टार्टअप्स को भी समर्थन दिया जाएगा। चौथा है, निजी निवेश, उद्यम पूंजीपतियों से निरंतर वित्त पोषण और सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि विदेशी अकादमिक उद्योगों और संगठनों के साथ साझेदारी भी की जाएगी मानव संसाधन विकास के लिए, और बहुविषयक पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। चिकित्सा उपकरणों के प्रति समर्पित जो बहुविषयक पाठ्यक्रम होंगे, इन्हें भी शुरू करेंगे। और साथ में जो चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना होगी और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को या प्रथाओं से सीखने पर बल भी दिया जाएगा। तो ये तो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जो मैंने 8th सेगमेंट को करा दिया। अब यहाँ पे हम 9th वाले यूनिट को कवर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। कल मैं आपको कह रहा हूं कि कल इसको कंप्लीट कर दूंगा मैं, तो आप लोग बस कल तक का और धैर्य रखिए। इसके बाद हम लोग एनवायरमेंट या साइंस, इन दोनों में से जो आप लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड आएगी, इसको हम लोग शुरू कर देंगे। लेकिन रेगुलर ही अब आपको क्लास मिलती रहेगी, किसी भी हाल में ये क्लास को नहीं रोका जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग पीटी 365 को कवर कर ले। ध्यान रखना कि सोसाइटी वाले क्लास को मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है यूपीएससी के लिए, बस वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। लेकिन जहां से प्रश्न आते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस हो गया, पॉलिटी, आईआर, इन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। अब यहां पे हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई की बात करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी यानी कि जीडीपीआईआर और सोशल इंपैक्ट फंड एसआईएफ नामक पहलों की शुरुआत की थी। हालांकि इसके लिए G20 लीडर्स के एक वर्चुअल सम्मेलन में ऑलरेडी मोदी जी ने इसकी बात रख दी थी, डीपीआई वगैरह के लिए, जो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी। अगर हम इससे संबंधित बात करें तो G20 के नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में डीपीआई को अमल में लाने के लिए 3 पहलों की घोषणा की गई थी, जिसमें से एक पहल यह भी थी ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी। ये डीपीआई की एक पहल थी। बाकी 2 थी उनके लिए फ्रेमवर्क तैयार करना और निम्न मध्यम आय वाले देशों में डीपीआई के विकास हेतु वित्त को जुटाना। अब यहाँ पे इन दोनों योजनाओं के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो, जो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी है, ये विकास और इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो विकास है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया। डीपीआई के डिजाइन और निर्माण, उपयोग और गवर्नेंस के लिए इस पर ज्ञान की कमी को दूर करने के लिए तकनीकी स्तर पे काम होगा और 16 देशों में लगभग 54 डीपीआई शामिल हो चुकी हैं जीडीपीआईआर में।
अगर एसआईएफ की बात करें, सोशल इंपैक्ट फंड की, तो ये सरकार के नेतृत्व वाली एक बहुहितधारक पहल होगी जो कि ग्लोबल साउथ में डीपीआई को तेजी से अमल में लाने में मदद करेगी। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है जो विकासशील देश होते हैं, जो सामान्यतः आप देखोगे कर्क रेखा के नीचे भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है उसके नीचे जितने भी देश आते हैं आपके, चाहे साउथ अमेरिका के हो गए, पेरू, चिली, बोलीविया, ब्राजील, अर्जेंटीना, या अफ्रीकन कंट्रीज के आप देश देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हो, एशियाई देशों को देख सकते हो, ये सभी आपके ग्लोबल साउथ है जो कि पिछड़े हुए देश है। तो यहाँ पे डीपीआई को लेकर एक समझ विकसित होगी और तेजी आएगी। डीपीआई के जरिए हम निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गोल होते हैं इनकी प्राप्ति में हम तेजी ला सकते हैं। और एसआईएफ के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा भारत ने अकेले की है, बाकी और देशों से भी जो है कि फंड जुटाने की बात की जा रही है। तो डीपीआई प्रणाली विकसित करने के लिए देशों को तकनीकी और गैर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय मदद की जाएगी। तो ये जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं इनको 25 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर भारत तैयार करेगा, फिर और भी देशों के द्वारा सोशल इंपैक्ट फंड में जो पैसे जमा किए जाएंगे इसके माध्यम से हम इनकी सहायता कर सकेंगे। डीपीआई के बारे में बात करेंगे तो साझा डिजिटल प्रणालियों का एक सेट होता है जिसमें सुरक्षित और इंटर ऑपरेबल होता है, जो कि ठीक है सार्वजनिक या निजी तौर पे ये सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, साथ में खुले मानकों और विनिर्देशों के आधार पर यह तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे डीपीआई में अगर आप देखोगे मुख्य रूप से तो डिजिटल स्तर पे आप देखोगे तो दूरस्थ क्षेत्रों में कागज रहित और भौतिक उपस्थिति के बिना सेवा आप दे सकते हो, यानी कि पेपरलेस काम होगा, वहां पे पेपर की जरूरत नहीं, आप सारा काम ऑनलाइन कर सकते हो, जिससे लागत में कमी आएगी और पहुंच में वृद्धि होगी। गांव गांव तक आप डिजिटली तरीके से लोगों को पहुंचा सकते हो हर एक सुविधाओं के रूप में। डिजिटल रेल रोड भी हो जाएगी। पब्लिक के आधार पर अगर हम देखें तो लोक प्रशासन और जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी, जनहित के लिए जारी किया जाएगा और सरकार द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों को सतर्कता से लागू किया जाएगा। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को सक्षम बनाने वाला है ये। वहीं आवश्यकता के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा और संपूर्ण अवसंरचना क्षेत्र पर भी यह प्रभाव डालेगा, फिर वो चाहे सार्वजनिक हो या निजी क्षेत्र को, दोनों से ही लाभ उठाया जा सकता है ताकि आम पब्लिक को इसमें कहीं ना कहीं फायदा मिल सके। तो डीपीआई का मतलब हो गया जो डिजिटल तरीके से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जहां पे सारी सुविधाएं लोगों को आराम से और लागत प्रभावी होकर मिल सके। अब इसी के बाद अगर हम डीपीआई के प्रमुख स्तंभों को अगर हम देखेंगे तो इसमें आप देखोगे 3 प्रमुख स्तंभ आते हैं, यानी कि 3 प्रमुख प्रणालियां आती है, जिसमें आप देखोगे पहचान प्रणाली आती है, भुगतान प्रणाली आती है और डेटा एक्सचेंज। पहचान के लिए क्या होता है, हालांकि डीपीआई भारत का जो डीपीआई है इसके आर्किटेक्चर को इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया स्टैक क्या है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो आप कह सकते हो कि भारत के द्वारा जो डीपीआई आर्किटेक्ट किया गया है इसका एक नया नाम दिया गया है, जिसमें पहचान प्रणाली क्या होगी, जो आधार संख्या से हर एक व्यक्ति की पहचान की जा सकेगी। भुगतान प्रणाली में यूपीआई, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, इन सब का प्रयोग कर सकते हो। और डेटा एक्सचेंज में आप डिजी लॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है कि आपके डीपीआई के लिए अनिवार्य तत्व के रूप में काम करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा रहेगा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसको हम लोग एनएलपी कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। और कल हमारा इकोनॉमिक्स का पीटी 365, चाहे उसके लिए मुझे 1.5 घंटे की क्लास क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन कल ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और परसों से मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले आपका साइंस कवर किया जाए, क्योंकि साइंस जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग साथ में एनवायरमेंट को भी पैरेलल लेने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। और इस प्रकार की जो हाईलाइटेड जो पीडीएफ्स है ये मैं आपको कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्लास होने के कंप्लीट होने के बाद, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।